मोटा भाई, रिस्क है तो इश्क है। और वो और एक डायलॉग क्या है? हाँ, ओल्ड स्कूल हो या फिर न्यू स्कूल, हर सिलेबस में ना एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार। और एक डायलॉग याद आ रहा है। हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट एक दरिया है, समंदर, ये पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। आपको भी याद आया? ये जो सब डायलॉग्स है ना, द 1992 स्कैम से है, हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था ना उस वेब सीरीज से। लेकिन आज हमें इस वेब सीरीज की याद क्यों आ रही है? हाल ही में हिंडनबर्ग, ये एक रिसर्च टीम है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है अगेंस्ट अदानी। इन्होंने अदानी के खिलाफ काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। और अब ये डर है कि क्या अदानी एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम तो नहीं? अदानी इज अ टू बिग टू फेल कंपनी, यानी ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये जब डूबेगी ना तो इसके साथ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट और काफी सारे बैंक्स को भी ले डूबेगी। वो हिंदी में कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन आपको ले डूबेंगे। तो क्या ये जो एलिगेशंस है हिंडनबर्ग के अगेंस्ट अदानी, ये सच है या फिर इसमें कोई एक साजिश है? इसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो ना अंत तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इस बुधवार को हिंडनबर्ग, ये एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च टीम है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट में इन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ काफी बड़े और ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। अब आप ये कहोगे कि ये हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग रिसर्च टीम क्या है, और इसमें ये शॉर्ट सेलिंग जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहले लॉन्ग होके, और सेकेंड शॉर्ट होके। लॉन्ग होके यानी मतलब क्या? मान लीजिए कि आज किसी स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 100 रुपए, और आपको लगता है कि इस स्टॉक का पोटेंशियल फ्यूचर में 120 या फिर 150 रुपए का है, तो आप वो स्टॉक आज खरीद लेते हो। और जब भी उसकी वैल्यू 120 या 150 जाएगी तो उसे बेच के आप मुनाफा कमाओगे। इसे कहते हैं स्टॉक में लॉन्ग साइड में होना। और दूसरी चीज होती है शॉर्ट साइड में होना। मान लीजिए कि किसी स्टॉक की वैल्यू आज है 100 रुपए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि इस स्टॉक की जो औकात है ना वो सिर्फ 25 रुपए की है, और इसकी जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा है। तो आप उस वक्त पे उसे सेल करते हो, और जब भी वो स्टॉक की प्राइस गिर जाए, 20 रुपए 25 रुपए तक आ जाए, वहां पे आप उसे बाय कर लेते हो। तो नेट नेट उसे आपने कम कीमत में बाय किया, और सबसे पहले ज्यादा कीमत में था तब सेल किया, तो आपको हो जाता है मुनाफा। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो हिंडनबर्ग, ये जो रिसर्च टीम है ना, ये शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्ट है। अब ये हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग रिसर्च टीम एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। ये एक यूएसए की रिसर्च टीम है, जिसे नेट एंडरसन, इस आदमी ने शुरू किया था, जो कि खुद एक सीएफए डिग्री होल्डर है, यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट की डिग्री उन्होंने होल्ड करके रखी है। और इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो शॉर्ट सेलिंग में है। इन्होंने इसके पहले भी कई कंपनीज पे रिपोर्ट जारी किया था, और उन्होंने उस कंपनी में शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी। और जैसे ही ये अपना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डालते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना वो औसतन 15% 20% गिर जाते हैं। और 3-4 महीनों के बाद तो उनकी जो स्टॉक की वैल्यू है ना वो 80-90% तक गिर जाती है। ये 2020 में ना काफी फेमस हुए थे। एक इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी निकोला, उनके ऊपर इन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी किया था। और जब ये रिसर्च रिपोर्ट इनका पब्लिक डोमेन में आया तो निकोला के जो स्टॉक्स है ना 5-6 महीने में 94% तक के गिर गए थे। तो ये जो हिंडनबर्ग, ये जो रिसर्च टीम है ना, ये काफी क्रेडिबल रिसर्च टीम है, और इसे कई एक्सपर्ट्स भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी रिसर्च टीम ने अदानी भाई के खिलाफ एलिगेशंस लगा दिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि हिंडनबर्ग की रिसर्च टीम ने एग्जैक्टली एलिगेशन क्या किए हैं। वैसे तो देखा जाए इन्होंने टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे हैं अदानी ग्रुप से, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कुछ एलिगेशंस ऐसे हैं कि अदानी जो ग्रुप है वो आउटसाइड इंडिया शेल कंपनी एस्टेब्लिश करता है, और उस शेल कंपनी के थ्रू
अपने स्टॉक्स में निवेश करके अपने स्टॉक्स की प्राइस जो है उसे हायर रखने की कोशिश करता है। अब ये शेल कंपनीज एग्जैक्टली होती क्या है? ये ऐसी कंपनीज होती है जिसका कोई कारोबार नहीं होता, वो सिर्फ नाम के लिए एस्टेब्लिश की जाती है और उसमें जो पैसा डाला जाता है उसमें टैक्स इवेजन करने का एक प्रावधान होता है। वो टैक्स इवेड करते हैं और उसी पैसों का फिर से इंडिया में उसे रूट करके अपना जो ब्लैक मनी है उसे वाइट करने की कोशिश करते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन आप कह सकते हो शेल कंपनीज की। तो ये एक आरोप है कि अदानी ग्रुप ने काफी सारी शेल कंपनीज एस्टेब्लिश की है। सेकेंड आरोप ऐसा है कि अदानी ग्रुप ने इंडिया के बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स है उसका एक कार्टेल फॉर्म किया है और इन ऑपरेटर्स की हेल्प से अदानी जी अपने जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। थर्ड एलिगेशन है कि अदानी जी ने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना कंपनीज के उसमें काफी फेरफार किया हुआ है। इसके वजह से पिछले 8 सालों में अदानी कंपनीज के 3 से 4 सीएफओज ने अब तक के इस्तीफा दे दिया है। ये एक एलिगेशन है। उसके बाद और एक एलिगेशन है कि जो अदानी ग्रुप का मैनेजमेंट है उसमें काफी लोग अदानी परिवार से ही आते हैं और उनके खिलाफ काफी ज्यादा अरेस्ट भी हो चुकी है और फोर्जरी की भी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हिंडनबर्ग रिसर्च टीम का यह कहना है कि अदानी ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो नीट एंड क्लीन नहीं है। इनके जो अकाउंट्स है उसमें फेरफार किया गया है और इन्होंने गलत तरीके से इंडिया से पैसा शेल कंपनीज में डाला और शेल कंपनीज से अपने स्टॉक्स की प्राइस इन्फ्लेट। शायद आपको लगेगा कि इतने बड़ी कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है उसे इन्फ्लेट करना क्या इतना आसान है? तो इसके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लोटिंग शेयर्स क्या होता है, शेयर्स का जो फ्लोट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर्स है और अगर उसके प्रमोटर आप खुद है और आपके पास प्रमोटर की हिस्सेदारी है 75%। जनरली प्रमोटर जो है ना अपने जो स्टेक है उसे खरीद या बेचता नहीं है, ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है कि मैं इतने सालों में ऐसा बिजनेस करूंगा और इतना इतना प्रॉफिट निकालूंगा। तो वो जनरली अपने जो शेयर्स है उसे ट्रेड नहीं करते। तो बचा हुआ 25% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के लिए होता है और वो पब्लिक में ट्रेड होता है। तो ये स्टॉक का फ्लोट हो गया 25%। मान लीजिए कि अगर आपके पास 75% स्टेक रखा है जो कि सेबी की गाइडलाइंस है, इससे ऊपर आप नहीं रख सकते, और बचा हुआ 25% का जो स्टेक है ना उसमें आपने क्या किया कि अपने जो रिलेटिव्स है या फिर आपके जो पहचान वाले बिग प्लेयर्स है, ऑपरेटर्स है, उनसे आपके खुद के कंपनी में पैसा लगवाया। मान लीजिए कि 15% लगवाया, तो अभी आपके पास 75% हो गया और आपके जो जानकारी में लोग हैं उनके पास 15% हो गया। तो टोटल 90% जो शेयर्स है वो आपके पास ही है। आप इसे खरीदोगे भी नहीं और बेचोगे भी नहीं। तो आपका जो शेयर है उसका फ्लोट कितना हो गया? ओनली 10%। और ये जो 10% फ्लोट है ना इसमें आप स्टॉक की प्राइस काफी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आप डिसाइड करोगे तो उसकी प्राइस आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आप डिसाइड करोगे तो उसकी प्राइस आप कम भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये एलिगेशन है हिंडनबर्ग का अदानी ग्रुप पे कि ये खुद अपने जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस इन्फ्लेट करते हैं। तो क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स असली में यानी रियल में इन्फ्लेटेड है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है? इसे आप कैसे पहचानोगे? जनरली आपका जो स्टॉक है वो ज्यादा इन्फ्लेटेड है या नहीं, इसे जानने के लिए एक इंडिकेटर होता है और उसे कहते हैं P/E रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। ये एक रेशो होता है। अर्निंग पर शेयर डिनोमिनेटर में होता है और प्राइस न्यूमरेटर में होता है। मान लीजिए कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर के पीछे आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो, इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है और प्राइस कम है तो आपका P/E रेशो जो है वो कम रहेगा। इसका मतलब क्या? आपका बिजनेस काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, फिर भी मार्केट में उसकी प्राइस कम है, इसलिए P/E रेशो कम है। इसका मतलब आपका स्टॉक अच्छा है और उसकी वैल्यू कम है। दूसरी तरफ देखेंगे कि P/E रेशो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर अर्निंग पर शेयर, तो ये महंगा स्टॉक हो सकता है। तो
आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये P/E रेशियो की वैल्यू एग्जैक्टली होनी कितनी चाहिए। कई बार अगर P/E रेशियो 70, 75 है, 80 है, 100 है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो स्टॉक है काफी महंगा है। और अगर अदानी के कुछ शेयर्स की आप P/E रेशियो देखोगे तो वो अप टू 700, 800 है। तो मान लीजिए कि कितने ज्यादा इन्फ्लेटेड है आपके अदानी के स्टॉक्स। लेकिन क्या हिंडनबर्ग ने जो ये आरोप लगाए हैं वो सब सच हो सकते हैं? नहीं, हिंडनबर्ग का भी एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हिंडनबर्ग के खिलाफ भी ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये जांच कर रहा है। अभी इसका जांच इसलिए हो रहा है क्योंकि इन पे आरोप है कि ये अमेरिका के जो टॉप 10 हेज फंड्स है उसके साथ टाई अप करते हैं और पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाने से पहले ये अपनी रिपोर्ट जो है इन सारे हेज फंड मैनेजर से इनके साथ शेयर करते हैं और एट ए टाइम ये सब लोग उस स्टॉक में शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद में ये अपना जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाते हैं और उस स्टॉक की पिटाई करते हैं। तो देखा जाए एथिकली तो ये चीज भी इतनी अपीलिंग नहीं है कि आप उसमें पहले शॉर्ट्स पोजीशंस क्रिएट करो। खाली आप ही ना करो बल्कि आपके साथ बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के साथ आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करो और उसके बाद में आपकी रिपोर्ट जो है उसे पब्लिक डोमेन में लाओ। तो इसके खिलाफ उन पे भी आरोप है और उन पे भी यूएस में जांच चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अदानी जी ने ये सब एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, अदानी जी ने उन पे और एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो रिपोर्ट है जानबूझ के एफपीओ के पहले लाई गई है। अब ये एफपीओ क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी अदानी जी 27 से लेके आगे के 2-3 दिन मार्केट से पैसा उठाने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मार्केट में ला रहे हैं। तो उस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को डैमेज किया जाए इसके वजह से हिंडनबर्ग ने जानबूझ के एफपीओ के जस्ट पहले इस रिपोर्ट को जारी किया है, ऐसा अदानी ग्रुप का कहना है। तो आपको क्या लगता है हिंडनबर्ग और अदानी इनका जो झगड़ा चल रहा है उसमें आखिरकार जीत किसकी होगी? देखिए, अदानी जी को भी ना हिंडनबर्ग वालों ने ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अदानी जी ने डिसाइड किया तो वो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टेब्लिश कर भी सकते हैं और अगर ऐसा हो गया ना तो इनके स्टॉक्स के जो प्राइस है ना वो ऊपर भी जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अदानी जी के पास 75% स्टॉक है और कुछ उनके पहचान वालों के लोगों के पास अगर उतना ही कुछ स्टॉक का परसेंटेज होगा तो फ्लोट कम है भाई, आपको शेयर गिराने के लिए खुद के पास तो शेयर्स चाहिए। और अगर अदानी जी ने डिसाइड ही कर लिया कि मैं शेयर्स नहीं बेचूंगा तो फिर हिंडनबर्ग के ऊपर उल्टा गेम भी हो सकता है। तो बीइंग इंडियन मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अदानी जी ने इनके जो एलिगेशंस है उसके सारे आंसर्स देने चाहिए और अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे एस्टेब्लिश करना चाहिए कि नहीं, हमारी जो कंपनी है वो काफी अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे रूल्स फॉलो करती है और हमारे जो प्रॉफिट्स है वो ऑन पेपर एक्यूरेट है और इसमें कोई भी फेरफार नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स अगर गिर जाते हैं तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए ना एक खतरा है। देखिए, अदानी ग्रुप्स ने कई बैंकों से इतना लोन लेके रखा है कि अगर अदानी ग्रुप डिफॉल्ट कर गया तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। और इसका ट्रेलर शायद आपने कल देखा भी होगा कि बैंक निफ्टी तकरीबन 3-3.5% डाउन आ गई थी। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर अदानी ग्रुप डाउन हो जाता है तो दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी फ्रॉड करके इतना अमीर बन सकता है, ऐसा लोगों को लगेगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट गवर्नेंस पे जो विश्वास है ना वो उठ जाएगा और वो इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अगर अदानी ग्रुप डिफॉल्ट कर जाता है तो मान लीजिए कि अगले 1 या 1.5-2 साल तक हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे ही रहेगी, वो आउट परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए बीइंग इंडियन हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अदानी जी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो काफी नीट एंड क्लीन है और ये जो झगड़ा चल रहा है इसमें अदानी ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन या स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के उभरे
और हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें काफ़ी लोगों का अच्छा भरोसा है वो मेंटेन रहे और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसे ही ऊपर बढ़े और आप जैसे हम जैसे लोग उसमें से पैसा कमाएं और अपनी फैमिली की केयर ले सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए।